हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कई सारे चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर्स को ज़रूर देखें, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आज के जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन। बेसिकली इसमें रेगिस्तान के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 9 है ये, क्लास 7 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे द हॉट डेजर्ट, सहारा के बारे में, जो कि गर्म रेगिस्तान है। उसका जलवायु जो है वो कैसी है, वहाँ पर वनस्पति और जो वन्य जीव हैं वो किस तरह के मिलते हैं, लोगों का जीवन कैसा है वहाँ पर। इसके अलावा लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट और ये जो है ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर वनस्पति कैसी मिलती है, कैसे जीव जंतु हैं, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, ये सभी इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं द हॉट डेजर्ट, सहारा, गर्म रेगिस्तान। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसका क्षेत्रफल लगभग 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल 11 देशों को छूता है। ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा हैं। यहाँ पर मैंने मैप में भी लगा दिया है इसको, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है सहारा मरुस्थल, जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है। तो काफी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो रेगिस्तान के बारे में सोचते टाइम आप सोचेंगे रेत ही रेत होगा भाई वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तीर्ण पठार भी पाए जाते हैं। मतलब वहां चट्टानी सतह भी मिलेगी आपको, पठार भी मिलेंगे, बजरी के मैदान भी मिलेंगे। और ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, सिर्फ रेत ही नहीं मिलता, बाकी भी वहां पर पठार वगैरह मिलते हैं। क्लाइमेट देख लेते हैं, जलवायु कैसी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, मतलब हॉट है, गर्म है और सूखी है, मतलब बारिश नहीं पड़ती वहां पर। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। अब देखो भाई, जब नमी ऑलरेडी नहीं है, ड्राई है जगह, प्लेस ड्राई है, तो वहां पर जो भी नमी आएगी भी तो वो तुरंत ही मॉइस्चर जो है चला जाएगा। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी कि आप लगा लो कि 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमारे इंडिया में तो इतने में शायद कभी पहुंचता होगा, लेकिन उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो सोचो वहां पर लोग कैसे रहते होंगे। और जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों ओर सब कुछ गर्म हो जाता है। मतलब एक तो टेम्परेचर हो ही गया, दूसरा जो रेत और चट्टानें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, फिर वो भी हीट जो है एक तरह से जनरेट करेंगी। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब देखो गर्मी तो गर्मी, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा तो दिक्कत वाली बात है कि रातें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। जहां वो दिन में गर्मी में चिलचिलाती धूप में है, मतलब चिलचिलाती गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहीं रात में इतनी ठंड, तो फिर उनकी बॉडी कैसे सरवाइव करती होगी उसमें। ये सोचो कि जब एकदम से ठंडी और एकदम से गर्म। यहाँ पर फ्लोरा और फोना की बात करें, यानी कि वनस्पति कैसी मिलती है और प्राणी जो है कैसे मिलते हैं। तो वनस्पति की बात करें तो कैक्टस, खजूर और बबूल शामिल है। भाई पानी नहीं मिलता तो यही होगी, जैसे कि हमारे यहाँ रेगिस्तान में जो आपका राजस्थान वाला इलाका है, वहाँ पर जहाँ पर ये रेगिस्तान है वहाँ पर भी इसी तरह के आपको मिलेगी वनस्पति। कुछ स्थानों पर मरुद्यान है। मरुद्यान होते हैं हरे भरे द्वीप जिनके चारों ओर खजूर हैं, जैसे मैंने ये लगा दिया, ये कहलाता है मरुद्यान। तो और वन्य जीव की बात करें, यानी प्राणी की बात करें, तो यहाँ पर ऊंट, लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप और छिपकली की कई किस्में यहाँ पर रहने वाले प्रमुख जीव जंतु हैं। अब बात करते हैं लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि हमने देखा भाई इतना टेम्परेचर है दिन में, तो रात में बहुत ठंड है, तो कैसे लोग रहते हैं। तो अपनी कठोर जलवायु के बावजूद ये लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा बसा हुआ है। बेदुइन और तुआरेंग ये एक समूह है। ये जो समूह है ये खानाबदोश जनजातियां हैं। खानाबदोश वही जो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुओं का पालन पोषण करती हैं। ये जानवर उन्हें दूध देते हैं, दूध मिलता है इससे इनको, और खाल से वे बेल्ट, जूते, पानी की बोतल के लिए चमड़ा बनाते हैं। बालों का उपयोग करते हैं चटाई बनाने के लिए, कालीन,
कपड़े और कंबल के लिए। धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी कपड़े पहनते हैं, हैवी क्लोथ्स। सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, और यहाँ जल की उपलब्धता होने के से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। तो यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास जो है विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज की बात करें तो यहाँ पर अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में दुनिया भर में बहुत मांग वाला उत्पाद सहारा रेगिस्तान की लगातार एक तरह से दशा बदल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें तेल की, इसकी डिमांड है यहाँ के तेल की, तो सहारा में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स। फिर देख लेते हैं सहारा का सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो बदल रहा है। कल्चरल जो है एक तरह से लैंडस्केप इसका बदल रहा है। जो पहले था उससे मतलब बदलाव आ रहा है। या आज ये जहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। और नमक के व्यापार में ऊंटों की जगह ट्रक ने ले लिया है। पहले ऊंट करते थे इस काम को, नमक ढोने का काम, अब ट्रक करते हैं। तुआरेग विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते नजर आते हैं। जो ये जनजाति थी तुआरेग नाम की, अधिक से अधिक खानाबदोश चरवाहे तेल और गैस के कार्यों में रोजगार की तलाश में शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। तो मेन काम यहाँ पर तेल और गैस का ही है, तो यहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं शहर की तरफ। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की। तो ये क्या है, ये ठंडा रेगिस्तान है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो उत्तर में काराकोरम पर्वत है। काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और फिर यहाँ पर लद्दाख पड़ता है बीच में, और इसके बाद है दक्षिण में जांस्कर पर्वत श्रेणियां। वैसे तो ये पूरा ही लद्दाख है, तो मतलब हम कहेंगे घिरा हुआ है इन्हीं पर्वत श्रेणियों से ये। और सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। वैसे तो सिंधु के अलावा और भी कई नदियां हैं जो कि लद्दाख से बहती है, लेकिन मुख्य नदी सिंधु है। लद्दाख में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। जो मुख्य ग्लेशियर है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है। ऊंचाई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है, क्योंकि ऊंचाई पर है ये। और कम वर्षा होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र इसको कहते हैं। रेन शेडो क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, ना के बराबर ही होती है, बहुत कम होती है या फिर। तो क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज धूप का अनुभव होता है। अब देखो यहाँ पर बारिश नहीं होती, इसी वजह से इसको रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। और ठंड भी पड़ती है, तो ठंडा रेगिस्तान है इसी वजह से ये। तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो काफ़ी ऊंचाई है, और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही शीतल और शुष्क है। तो इस ऊंचाई पर वायु परत जो है पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। आप ये कह सकते हो कि मतलब वैसे तो ठंड है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो काफ़ी तेज लगती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है, और रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, मतलब कि काफ़ी कम रहता है टेम्परेचर। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, और तापमान लगभग मतलब हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। और ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। और ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। तो ये लगभग हमने पीछे कर ही लिया था। वनस्पति की बात करें यहाँ पर तो विरल है और उच्च शुष्कता के कारण है, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से नमी तो है नहीं, तो वनस्पति जो है कम मिलती है यहाँ पर। तो जानवरों के चरने के लिए घास और झाड़ियाँ बहुत कम है। घाटियों में शरपत, विलो और पॉपुलर के पेड़ देखे जाते हैं। गर्मियों के दौरान सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फलों के पेड़ खिलते हैं। और पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं यहाँ पर, रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नो कॉक, रेवेन और हूप, ये वाली जो प्रजातियां हैं पक्षियों की मिलती हैं यहाँ पर। और लद्दाख के जानवर हैं जंगली बकरियां, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते। तो याक के दूध से पनीर और मक्खन बनाया जाता है, और भेड़ और बकरी के बालों का इस्तेमाल ऊन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पश्मीना बकरी का तो हमने पढ़ा ही था पॉलिटी में। अब देखो कल्चर की बात करें तो यहाँ के लोग जो है ना, धर्म की बात करें तो यहाँ के लोग या तो मुसलमान हैं या तो फिर बौद्ध हैं, मतलब मुख्य रूप से 2 धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। गोपा भी देखेंगे आगे। कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस, थिक्से, शे और लामा युरू गर्मी के मौसम में लोग जौ, आलू, मटर, बीन्स और शलजम की खेती में व्यस्त होते हैं।
और महिलाएं जो हैं खेतों में काम करती हैं, छोटे व्यवसाय और दुकानों का प्रबंधन करती हैं। तो मतलब कि महिलाएं जो हैं खेतों में भी काम करती हैं, एक तरह से दुकानें भी चलाती हैं और बिजनेस भी चलाती हैं। तो लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, हाईवे के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है, टूरिज्म है। तो देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर और उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो जाते हैं ना कुछ लोग, भाई जाएंगे, ठंड में जाएंगे, कभी कभी स्नोफॉल देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रेगिस्तान को देखो एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। ना तो वहाँ पर वनस्पति मिलती है, या तो फिर टेम्परेचर जो है या तो ज़्यादा हाई रहता है या तो फिर कम रहता है, और ड्राई रहता है रीजन, यानी कि बारिश नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सहारा के अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान होता है। तापमान जो है 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। तो ध्यान रखेंगे, डेटा काफ़ी पुराना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया। यानी कभी ये हरा भरा रहा होगा, जिसमें जिस तरह से पेंटिंग्स मिलती हैं गुफाओं में। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आएगा भी आगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, और प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है मतलब कि पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कहाँ पर है, मतलब एक है ठंडे स्थानों में से एक है ये द्रास। हम अपना जो भारत का है वो उसमें सबसे ठंडा इसको कह सकते हैं, जो कि द्रास लद्दाख में है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। और लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचला, लुनगालाचा और टंगलंगला। तो ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, बाकी टाइम ये बंद ही रहता है। और बात करें तो वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सहारा डेजर्ट से। जैसा कि हमने देखा था ना कि भाई वहाँ पर पेंटिंग मिली है, कभी हरा भरा रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मछली को कंकाल भी मिले हैं, तो मतलब यहाँ पे पानी भी रहता होगा कभी। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, यानी कि गड्ढा सा बन जाता है एक तरह से। तो जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। जैसा हमने पीछे देखा था ना, तो क्योंकि रेत जो उड़ गया वहाँ पर बन गया गड्ढा, अब वहाँ पर जो है पानी जमा हो गया। पानी कैसे जमा हो गया? भूमिगत जल नीचे ज़मीन में से आ गया, क्योंकि बारिश तो पड़ती नहीं है, जो बारिश का पानी रुकेगा तो ज़मीन का जो जल है वो भूमिगत जल आ जाता है। तो एक तरह से वो ऐसा झील जैसा बन रहा था ना, तो आसपास जो है खजूर के पेड़ उसमें उगाते हैं, तो वो बन जाता है मरुद्यान। तो ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं ये। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ऐसा नहीं है कि भाई छोटे से एरिया में फैलेगा ये मरुद्यान, तो ये नेचुरली बन जाते हैं अपने आप ही। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी।